क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12 के लिए है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने रोजगार चैप्टर से 4 टॉपिक्स को कवर अप किया था। आज हम लोग टॉपिक 5th को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। व्यावसायिक ढांचा अथवा उद्योग के द्वारा कार्यबल का वितरण। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि किस तरह कार्यबल यानी वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, हमारे उद्योग में। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रों में मिलाया गया है। तो इन 3 क्षेत्रों के नाम आप लोग याद रखेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है। पहला प्राथमिक क्षेत्र जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा होता है। स्टूडेंट्स, अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कृषि, खनन, उत्खनन और विनिर्माण। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति या कोई भी निर्माण कार्य हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, वाणिज्य हो गया। और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र क्या है? जो भी सेवाएं दी जाती हैं जैसे परिवहन और भंडारण। तो अब अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र को स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अब एज अ पिक्चर देखते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट में दे रखा है प्राथमिक क्षेत्र जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है यानी खेती बाड़ी से। दूसरे में द्वितीयक क्षेत्र दे रखा है स्टूडेंट्स जो उद्योग यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। थर्ड आप लोगों को दे रखा है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवाएं जो सर्विस से रिलेटेड होता है। उम्मीद है सभी बच्चों को अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसे नोट डाउन भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स को कवर अप करता है। मैं आप लोगों को इसे लिखना सिखाऊंगी, किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना कंपलसरी है। ये आप लोगों को सन 2017 से 18 के बीच का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यबल में लोगों का वितरण दिखाया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, ठीक इसी तरह द्वितीयक और ठीक इस तरह तृतीयक में। ग्रीन वाला तृतीयक रहेगा, डार्क ब्लू द्वितीयक रहेगा और ऑरेंज वाला स्टूडेंट्स प्राथमिक क्षेत्र रहेगा। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र पर अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं 44.6%। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र जो डार्क ब्लू कलर का है, इसमें 24.4% लोग लगे हुए हैं। और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर है जिसके अंदर 31.0% लोग लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कम वो द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके बाद इसमें एक लाइन दे रखी है कि स्टूडेंट्स प्राथमिक क्षेत्र पे क्या है? लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता है यानी लोग डिपेंड है। तो ये एक पिछड़ेपन की व्यवस्था को दर्शाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग लिखेंगे कि चित्र 3 2 मुख्य अवलोकन प्रदान करता है। हमारा कार्यबल यानी वर्क फोर्स का मतलब क्या होगा कि जितने लोग काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी फुल कंसेप्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में समझा था विद डिटेल। तो इसका 44.6% भाग स्टूडेंट्स हमारे कार्यबल का यानी इतने परसेंट लोग सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं। यानी उनके लिए खेती क्या है? एक मुख्य क्रिया है, एक एक्टिविटी है। इसके साथ द्वितीयक क्षेत्र में सिर्फ 24.4% लोग हैं जो उद्योग से रिलेटेड है। और अगर हम तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर की बात करें तो 31.0% लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप लोगों को देख कर के आंसर लिखने होते हैं। बट याद रहे कि आप लोगों की जो लिखने की लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इन अवलोकन से आप लोग क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे ये एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स को कवर अप करता है। आंसर आप लोगों का शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लिखेंगे कि अपने जीवन निर्वाह के साधन में यानी जितने परसेंट लोग कार्यबल यानी काम करने में लगे हुए हैं तो उनमें से एक बड़ा भाग अपने रोज़गार को प्राप्त करने के लिए
कौन से क्षेत्र में लगा हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसकी तुलना के अंदर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है उसके अंदर प्रोडक्शन का जो स्तर है उत्पादन का कम स्तर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक खेती को करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है और उसके ऊपर 19 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 9 लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से उत्पादकता का स्तर क्या होगा? निम्न होगा। अगर उत्पादन का स्तर निम्न होगा स्टूडेंट्स तो मजदूरी दर भी क्या होगी? जाहिर है कि वो भी कम होगी। तो इसलिए ये हमारे इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बैकवर्ड यानी पिछड़ेपन के प्रतीक को दर्शाता है। स्टूडेंट याद रहे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बात हो रही है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? निम्न उत्पादकता यानी कम प्रोडक्शन के बावजूद भी क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीविका को धारण करने के लिए इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अभी हमने पिक्चर में देखा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र रोजगार के अधिक अवसर प्रजनित करने में विफल रहे हैं, यानी कम लोग जो हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कंपेयर देन प्राथमिक क्षेत्र। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है कि उन्हें उत्पादकता का स्तर निम्न मिल रहा है जिसकी वजह से उनकी इनकम भी कम है, बट इसकी वजह से भी लोग सेक्टर में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र से पीछे होने का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? ये उस बात को पॉइंट आउट करता है कि औद्योगिकरण जो है वो विकास का प्रमुख क्षेत्र बनने में विफल रहा है। यानी कम लोग उद्योग वाले सेक्टर यानी द्वितीयक सेक्टर में कम लोग लगे हुए हैं कंपेयर देन तृतीयक क्षेत्र अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें। तो ठीक इस तरह ये हमारे अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स याद रहे इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप समझकर ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे स्टूडेंट दे रखा है विभिन्न क्षेत्र में ग्रामीण शहरी कार्यबल का वितरण। तो अब हम समझेंगे कि किस तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्यबल यानी काम कर रहे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले चित्र को देखना ज़रूरी है, ग्रामीण कार्यबल और शहरी कार्यबल। तो ग्रीन तृतीय क्षेत्र है, डार्क ब्लू द्वितीयक एंड येलो वाला अगेन प्राथमिक है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की बात करें सर्विस सेक्टर की तो सिर्फ 19.8% लोग लगे हुए हैं जो बहुत कम है, और जबकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र दे रखा है स्टूडेंट। द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होगा? जो उद्योग से रिलेटेड होगा, इंडस्ट्री से। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 20.4% है जबकि शहरी क्षेत्र में ये ज़्यादा है कंपेयर देन ग्रामीण 34.3। इसके बाद प्राथमिक है जो कृषि से रिलेटेड है, तो जाहिर है ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होगा 59.8 दे रखा है, और शहरी क्षेत्र में ये बहुत कम है सिर्फ 6.6 दे रखा है। तो अब आप लोग इसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। याद रहे ये सन 2017 से 18 का डाटा दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके बाद इसमें बोला है यह निम्नलिखित अवलोकन प्रदान करता है। आप भी अपने आंसर में इन कीवर्ड्स को लिखते हुए आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा लिखने से आपका आंसर आई कैचिंग बन जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में कि शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में अपने कार्यों में वर्क फोर्स में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लोगों ने अपने रोज़गार के लिए स्टूडेंट्स प्राथमिक क्षेत्र को चुना है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब सेकंड में बोला है कि शहरी क्षेत्र में रोज़गार के स्रोत के रूप में अगर हम देखें, याद रहे शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, तो लोग जो हैं वो अपना रोज़गार कौन से स्रोत के रूप में प्राप्त कर रहे हैं? थर्ड वाला तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, एंड सेकंड वाला द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग के रूप में आगे बढ़ गया है। अब आप लोग आंसर में लिखेंगे कि इन अवलोकन से आप लोग क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं कि अगर हम भारत में बिजनेस की बात करें, बैंकिंग की, हेल्थ की, एजुकेशन की और पर्यटन की, तो इन संबंधित सेवाओं के अंदर क्या है स्टूडेंट्स की तुलना में ये भारत में तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है।
यानी अगर हम तृतीयक से सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये भारत में अब तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। वे अपनी आय का अधिकांश की जो लोग हैं वो अपनी इनकम का जो पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ, अपने शिक्षा यानी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर गैर कृषि में यानी कृषि के अगर हम कृषि को छोड़ दें तो इसके अलावा उन्हें रोज़गार को प्राप्त करने के अवसर उनके बहुत कम हैं। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग है स्टूडेंट्स वो प्राथमिक क्षेत्र ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास खेती के काम करने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। याद रहे आप लोग इसके लिए क्लिक करके प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो ठीक इस तरह आगे का दे रखा है कि किस तरह स्त्री और पुरुष में काम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर में किया गया है। आप याद रखेंगे डार्क ब्लू तृतीयक है एंड ब्लू वाला द्वितीयक क्षेत्र है एंड रेड वाला प्राथमिक क्षेत्र है। सभी जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र सर्विस से एंड द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ आप लोगों को दे रखा है पुरुष का कार्यबल और यहाँ दे रखा है स्त्री कार्यबल की कितने परसेंट स्त्री और पुरुष अलग अलग क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो वो परसेंट पुरुष का ज़्यादा है 32.8 कंपेयर देन किसके स्त्री कार्यबल के, क्योंकि स्त्री का 25.2% दे रखा है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र स्टूडेंट्स पुरुष का देखें तो ये अभी भी ज़्यादा है 26.5, जबकि स्त्री में ये कम है 17.7 है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये 40.7 है पुरुष में, और जबकि स्त्री में ये अब ज़्यादा है 57.1 है। तो देखा जाए तो स्त्री कार्यबल जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगा हुआ है यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। उम्मीद है सभी बच्चों को चित्र समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं स्टूडेंट्स कि इसे किस तरह डिफाइन करके आप लोग लिखेंगे। याद रहे ये स्त्री पुरुष के कार्यबल का वितरण का डाटा सन 2009 से 10 का दे रखा है। तो आप लोग चित्र 5 यानी निम्नलिखित तथ्य प्रदान करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि स्त्री कार्यबल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो लगभग 57.1% जो काम करने वाली स्त्रियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई हैं। अब यहाँ बोला है कि ऐसा क्या रीज़न है कि स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगी हैं। तो उत्पादन की प्राथमिक क्रियाएं अधिकतर स्टूडेंट्स यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो उसके बेद पर खेती पाई जाती है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में महिला की जो गतिशीलता होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी वे अपने निवास स्थान के पास काम करना अधिक पसंद करती हैं अपने घर के आसपास से, भले ही उन्हें उसके बदले में निम्न यानी कम मजदूरी ही क्यों ना दी जाए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है स्टूडेंट्स, रोजगार प्राप्त करने वाले अगर हम पुरुष की बात करें तो उसका परसेंटेज सिर्फ 40.7% है, जो स्त्री के अकॉर्डिंग कम है। तो स्त्रियों के प्रतिशत से ये क्या है, कम है, यानी ऑब्वियसली ये काफ़ी कम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर के अलावा और अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा ध्यान कृषि पर केंद्र किया जाता है, तो इसका अभाव यानी कमी पाई जाती है अवसरों की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह आप लोग अपने एग्ज़ाम में से डिफाइन करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट्स, व्यावसायिक ढांचे में केवल एक साधारण परिवर्तन की यानी बहुत साधारण सा चेंज आया है। अगर हम 1950 से 51 से सन 2017 से 18 तक के डाटे का कंपैरिजन करें। अब आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्षेत्र दे रखे प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, और 1950 से 51 का डाटा आप लोगों को दे रखा है क्या कि प्राथमिक क्षेत्र में 72.72% में 10% है, तृतीयक में 17% लोग लगे हुए हैं। इनका टोटल कर दें तो 100 है।
इस तरह कार्यबल का प्रतिशत यानी कितने % लोग काम में लगे हुए हैं, कार्यबल का मतलब ही यही है। तो सन 72 से 73 की बात करें तो अब की बार प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग आ गए हैं कंपेयर देन 51। द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो वो घटा है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये भी घटा है। अब 11 से 12 की बात करें स्टूडेंट्स तो प्राथमिक क्षेत्र में 48.9 है, जबकि 17 से 18 में ये घटा है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 24.3 है, कब 11 से 12। अगर 17 से 18 सन की बात करें तो वो बड़ा है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो सन 2011 से 12 में 26.8 है, और जबकि सन 2017 से 18 में 31.0 है, यानी ये बड़ा है। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले तालिका को, टेबल को समझेंगे, जिस भी टॉपिक पर आप लोगों को गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोग इसे डिफ़ाइन करना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को क्या दे रखा है कि सन 2050 से 51 और 17 से 18 के बीच के अंदर अगर हम प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्षेत्र में लगे कार्यबल का प्रतिशत स्टूडेंट्स कितना है 72.72 है, और जबकि ये घट करके कितना हो गया 44.6% हो गया है, जिसे यहाँ दिखाया गया है कि अब घट करके ये इतना हो गया। ठीक इस तरह द्वितीयक क्षेत्र में ये बड़ा है, ठीक इस तरह तृतीयक क्षेत्र में ये बड़ा है। तो यहाँ पर सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई कि द्वितीयक क्षेत्र के अगर हम कार्यबल की बात करें तो वो 10.02 से बढ़कर के 24.4 हो गया सन 2017 से 18 में। अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो वो 17.26 था 1950 से 51 में। अगर हम 17-18 की बात करें तो वो बढ़ गया है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें बोला है हालांकि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र की ओर खिसकाव उल्लेखनीय है, यानी ये जाहिर है कि लोग अब द्वितीयक क्षेत्र में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे कंपेयर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट आगे क्या बोला है कि निश्चित रूप से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों का कि जो आकर्षित है लोग ज़्यादा थर्ड या सेकंड में हो। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है, ना कि हमारे इकोनॉमी को औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी मानी जाती है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे दे रखा है कि रोज़गार के मुख्य स्रोत में अगर हम बात करें कि लोगों को रोज़गार जो सुपरमेसी जो है वो किस क्षेत्र को माना गया है, जाहिर है वो प्राथमिक क्षेत्र को माना गया है। सो डेट्स वाई से इंडियन इकोनॉमी बोला गया है। स्टूडेंट 6 टॉपिक दे रखा है नौकरी रहित समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बोला है आर्थिक समृद्धि यानी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथमेंट कब होती है, जब देश का हमारा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथमेंट होती है। जाहिर है इकोनॉमी कब बढ़ेगी, जब जीडीपी में ग्रोथमेंट होगी। तो इसके प्रोडक्शन के स्तर में वृद्धि से है, यानी इसका अर्थ क्या है, बेसिकली हमारा उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लेवल में इंक्रीजमेंट हो, वो बढ़े, उसमें ग्रोथ आए। तो उत्पादन के स्तर के रूप में बोला गया है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसमें ग्रोथमेंट ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स अधिक रोज़गार हो, या तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले तो जीडीपी बढ़े। जीडीपी बढ़ेगा तो फिर जाहिर है जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही जीडीपी बढ़ेगा। इसके बाद बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा यानी टेक्नोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड हो। तो स्टूडेंट्स इसमें बोला है कि भारत जैसे निर्धन देशों में जहां स्टूडेंट्स काफ़ी बेरोज़गारी पाई जाती है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथमेंट तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होगी यानी मीनिंगफुल सिद्ध होती है जब रोज़गार के अवसरों में क्या हो, भारी वृद्धि आए, जिससे कि निर्धनता का सामना किया जा सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राप्त हो।
अब इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स कि दुर्भाग्यवश क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम के रोजगार की अपेक्षा, यानी क्या बोला है कि इंडियन इकोनॉमी में रोजगार को छोड़ करके टेक्नोलॉजी द्वारा जीडीपी में समृद्धि का अनुभव कर रही है, कि जो है वो इंडियन इकोनॉमी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे बढ़े, कि जो काम है वो अब मशीनों से लिया जाए, ना कि ह्यूमन से, ना कि मनुष्य से। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? नौकरी सहित समृद्धि कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। यानी रोजगार के बजाय टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मशीनरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नौकरी रही जॉबलेस वे स्थिति होती है जिसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स की प्रोडक्शन का स्तर तो बढ़ता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बढ़ता है, और रोज़गार के अवसर के अंदर क्या होता है कि कोई भी वृद्धि नहीं होती, वो नहीं बढ़ता है। तो सारा ध्यान टेक्नोलॉजी पर ही दिया जाता है कि अब से काम जो है वो मशीनों द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद बोला है हम प्रौद्योगिकी पर अधिक, यानी हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा और रोज़गार पर कम निर्भर क्यों हैं? तो इसका सिंपल सा कारण है स्टूडेंट्स की ग्रोथमेंट के प्रोसेसिंग की वजह से कि इकोनॉमी आगे बढ़े, इसने बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनएस मल्टीपल्स कंपनी हावी हो रही हैं, जिसकी विशेषता क्या है कि समृद्धि की उच्च दर कुशल प्रौद्योगिकी यानी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त की जाए, ना कि मानव शक्ति के अधिक प्रयोग द्वारा। यानी जो भी हम लोग प्राप्त करें वो हमें टेक्नोलॉजी से मिले, ना कि ह्यूमन पावर के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जाता है, ना कि रोज़गार पर। तो इसे हम जॉबलेस ग्रोथमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स आगे दे रखा है अगर हम 1950 से 2000 के टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पर जीडीपी में जो वृद्धि है वो 3.6% से बढ़ कर के 8% हो गई है। याद रहे सन 2051 से यानी 1951 से 2000 का डाटा। और अगर हम रोज़गार की वृद्धि की बात करें तो वो और घट करके, वो पहले 1.5 थी, अब घट करके सिर्फ 1% रह गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कंपेयर देन रोज़गार। तो उम्मीद है आप लोगों को जॉबलेस ग्रोथ टॉपिक समझ में आया होगा इन डीप। अब हम लोग 7 टॉपिक को स्टार्ट कर। कार्यबल का अनियमितीकरण और अनौपचारिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। तो सबसे पहले अनियमितीकरण का मतलब समझते हैं। हमारे कार्यबल यानी वर्क फोर्स की एक विशेषता ये है कि इसमें अनियमित श्रमिकों का बहुत अधिक प्रतिशत है। अब अनियमित श्रमिक कौन से होते हैं? जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, उनके पास कुशलता नहीं होती, वो अनस्किल्ड होते हैं यानी अकुशलता श्रमिक होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक काम करने वाला मजदूर जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है। तो इसके अंदर लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसे हम अनियमितीकरण बोलते हैं स्टूडेंट्स की। अनस्किल्ड जिनमें अकुशलता है वो उन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो अब डाटा दे रखा है अनियमित श्रमिक का प्रतिशत। अगर हम 1972 से 73 की बात करें तो 23.2% था, यानी कंपेयर द 1983 में ये और ज़्यादा बढ़ गया, 28.9% हो गया। यानी अनस्किल्ड श्रमिक बढ़े हैं इस टाइम पीरियड में। जबकि 1993 से 94 की बात करें तो ये 31.8% हो गया है। और जबकि सन 11 से 12 की बात करें तो ये कम हो गया, अगेन 30% रह गया। लेकिन 17-18 में ये फिर बढ़ा, 25% हो गया है। स्टूडेंट्स ये डाटा आप लोग अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स आगे भी डाटा दे रखा है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो जो सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, जो अपने आप को खुद रोज़गार देते हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है, तो उन श्रमिकों की अगर हम परसेंट की बात करें स्टूडेंट तो वो 1972 से 73 में
4% था, जबकि 1983 में क्या हुआ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो खुद को रोज़गार देते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन उसका खुद का काम है, तो वो घट करके 57% हो गया। यानी पहले बढ़ा फिर घटा। फिर 1993 से 94 की बात करें तो ये और कम हुआ। सन 11 से 12 की बात करें तो ये और अधिक घट गया। लेकिन अगर हम 17-18 की बात करें तो ये थोड़ा बढ़ गया, 52.2% हो गया। ठीक इस तरह अगर भाड़े पर लिए गए नियमित श्रमिकों की बात करें, अब ये कौन से मजदूर होते हैं, जो हायर वर्क होते हैं, जिन्हें सर्विस के लिए रखा जाता है, बेसिकली जो अपनी सर्विस दूसरों को देते हैं, जैसे एक शिक्षक। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें इसके डाटा की, तो 72 से 73 से 1999 2000 तक है, जिसमें लगातार 15% के आसपास ये 15% के आसपास ये चल रहा है। अगर सन 11 से 12 की बात करें तो ये 16%, और 17 से 18 की बात करें तो 22.8% हो गया है। अगर हम भाड़े के मजदूर की बात करें, स्टूडेंट्स नेक्स्ट दे रखा है सन 2017 से 18 में कुल कार्यरत, यानी टोटल दे रखा है कि वर्कफोर्स में लोग कितने लगे हुए हैं, 3.7%, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल में से 3.7% मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि इनकी परसेंटेज कितनी है, 3.7% है। सब आप लोग इस पर्पल बॉक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि कार्यबल के अनियमितीकरण का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन है जब टाइम के साथ साथ क्या होता है कि कुल कार्यबल यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं और भाड़े पर लिए गए, यानी ऐसे श्रमिक जिन्हें हायर किया गया है जो अपनी सर्विस दूसरों को देंगे। अनियमित श्रमिक यानी अनियमित श्रमिक मीन्स अनस्किल्ड वर्कर, जिनके पास स्किल्ड नहीं है, वो टोटली अनस्किल्ड है, अकुशलता है, तो उनके प्रतिशत में वृद्धि का मतलब ही क्या है, कार्यबल का अनियमितीकरण है। स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये 2 मार्क्स को कवर अप करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे दे रखा है कि समय के साथ कार्यबल अनियमितता के बढ़ते प्रभाव को सहन कौन कर रहा है। यानी अब क्वेश्चन ये है कि समय के साथ क्या हो रहा है कि जो वर्क फोर्स है, कार्यबल का परसेंटेज अनियमितता से बढ़ रहा है, यानी जो श्रमिक अनस्किल्ड है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनका परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि स्वयं नियोजित कार्यबल का एक बहुत बड़ा भाग जो है स्टूडेंट्स, वो कार्यबल में वो ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि उनके पास खेती के अलावा कोई और काम करने का दूसरा अवसर नहीं होता है, तो इसे ही अपना ही काम मानते हैं, तो उनका खेती बाड़ी का अपना काम होता है, सेल्फ एम्प्लॉय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खेती का अपना काम होता है, तो लोग अपनी खेती पर इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वहाँ से उन्हें आय प्राप्त होती है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी खेती पर काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें आय प्राप्त होती है या उनके प्रोडक्शन में कम योगदान है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि उनके पास गैर कृषि यानी नॉन फार्म का काम प्राप्त नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ कृषि पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी उनके पास कृषि के अलावा करने को कोई और दूसरा तीसरा काम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ बोला गया है जबकि वे स्थानांतरण यानी माइग्रेशन करना चाहते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की तरफ आते हैं क्योंकि उनके पास काम करने के अवसर कम होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में बोला है कि खेती पर केवल वो दिखावे के लिए ही काम करते हैं, यानी एक्चुअली के अंदर कि एक खेत में 10 लोग लगे हुए हैं और उस काम को करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ऑलरेडी 18-19 लोग लगे हुए हैं, तो वो 8-9 लोग हुए, क्या उनको रोज़गार मिलेगा? बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, यानी उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि उनके लिए कोई काम ही नहीं होता। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपे बेरोज़गार होते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि डिस्गर्स अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अवसरों से लाभ उठाने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स मार्जिनल वर्कर यानी सीमांत श्रमिक शहरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर
क्या होता है, खेती बाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, खेती बाड़ी के अलावा काम करने के अवसर कम होते हैं, इन्हें अनियमित श्रमिक। अब ये कौन से होते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अनियमित श्रमिक वो होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं होती, उनके पास कुशलता नहीं होती, या दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक यानी जो डेली वेजेस के रूप में काम करते हैं तो उन्हें काम प्राप्त हो जाता है। इन अकुशल श्रमिकों के कारण रोजगार का अनियमितीकरण होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से वो शहरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा रोजगार का अवसर होता नहीं है। तो वो सभी श्रमिक जो होते हैं अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास कोई भी कुशलता नहीं होती, तो इसलिए ये लोग इन्हें माइग्रेट करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक दे रखा है आप लोगों को अनौपचारिकीकरण। तो सबसे पहले रोजगार का मोटे तौर पर दो भागों में स्टूडेंट्स वर्गीकृत किया गया है। आप लोग याद रखेंगे एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, औपचारिक क्षेत्र रोजगार यानी फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। तो आप लोगों के एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स कवर अप पड़ता है। अब आप लोग औपचारिक क्षेत्र रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार के डिफरेंशिएट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इससे अभिप्राय क्या होता है, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र से है। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी इसमें सरकारी विभाग यानी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर और उद्यम, निजी उद्यम शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर टोटल ज़्यादा से 10 श्रमिक या उससे अधिक भी श्रमिक काम कर सकते हैं। इनको संगठित में काम करने वाला यानी ग्रुप में काम करने वाला फॉर्मल वर्कर्स यानी औपचारिक श्रमिक कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम अनौपचारिक की बात करें यानी इनफॉर्मल सेक्टर, तो इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से है, जिन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। यानी इसमें सभी निजी उद्यम यानी इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री ही क्या होगी, शामिल होगी, जिसमें 10 या उससे भी कम वर्कर्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त खेती बाड़ी और स्वनियोजित जोखिम उद्यमों को भी इसमें शामिल किया जाता है। स्वनियोजित कौन, स्टूडेंट जो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय देते हैं, यानी खेती बाड़ी के अलावा इन्हें सेल्फ एम्प्लॉय दिया जाता है, जोखिम उद्यमों में इन्हें शामिल किया जाता है। यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक श्रमिक बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसे और डिफाइन किया गया है, जिसके बेस पर आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र के जो वर्कर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन हो गया या फंड हो गया, भविष्य निधि हो गई या सोशल सिक्योरिटी हो गई। तो औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, इन्हें कि श्रमिकों को ये लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स, अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इन्हें ये लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इन्हें सभी ये लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं स्टूडेंट्स, वो लेबर लॉज द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगर उनके हित का उल्लंघन होता है तो उनके पास लेबर लॉज होते हैं, कानून होते हैं। जबकि अगर हम अनौप क्षेत्र की श्रमिकों की बात करें तो उनके पास लेबर लॉज नहीं होते हैं, यानी उनके पास कोई सुरक्षित कानून नहीं होता है। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स कि अगर हम औपचारिक की बात करें तो वो अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए जो औपचारिक क्षेत्र के मजदूर हैं वो ट्रेड यूनियन यानी श्रम संघ बना सकते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो वो अपने पैसों से रिलेटेड कोई भी श्रम संघ नहीं बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इन्हें बाज़ार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। यानी बाज़ार में मांग उच्च स्तर पर होती है तब भाड़े पर काम प्राप्त हो जाता है, उनको काम पर से निकाल भी दिया जाता है। अगर कोई लॉस होता है, हानि होगी तो क्या होगा, उन्हें उनके काम पर से निकाल भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसे और डिफाइंड किया गया है, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, याद रहे।
ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को कवर अप करता है। तो औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो ये जो अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सुरक्षित क्षेत्र में, जबकि अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, जैसे उपदान हो गया, पेंशन हो गया या फ्यूचर फंड हो गए, जबकि अनौपचारिक में इन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलती। इसके बाद इसमें जो लेबर है वो संघ बना सकती है, जबकि अनौपचारिक में ये लोग संघ नहीं बना सकते। औपचारिक में इन्हें बाजार की अनिश्चितताओं के बदले स्टूडेंट श्रम कानून सुरक्षा इन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, इनके लॉज रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, इन्हें बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है कि इन्हें काम पर से हटाया भी जा सकता है, इनके पास कोई रूल्स लॉज रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक में डिफ्रेंशिएट समझ में आया होगा। स्टूडेंट सभी नोट्स की आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 3 के अंदर हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देन पार्ट 3 के अंदर आप लोगों का ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है पार्ट 2 में आप लोगों को सभी नोट समझ में आए होंगे, प्लस आप लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे, बहुत ध्यान से सुना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।